एवरीवन वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज 10th ऑफ सितंबर और 10th ऑफ सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये कौन से एयरपोर्ट का नाम? अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट, आपको नाम से पता चल रहा होगा। और अगर इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करें तो देखिए, इसका नाम श्री राम के नाम पर रखा जाएगा और इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया जाएगा। ठीक है, योगी सरकार मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका नाम बदलने और इसका दायरा बढ़ाने का कवायद शुरू की है और कहा जाता है कि 2021 तक इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंची है? तो हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया, कौन सी? ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर पहुंची है और इसने वैसे 275 अंकों के साथ अपना पहला स्थान जमाया है। और इसके बाद इंग्लैंड है जिसके पास 271 अंक है वह, और उसके बाद तीसरे नंबर पर 266 अंक के साथ भारतीय टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करें तो देखिए, 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है हिमाचल प्रदेश ने, जिसमें 43 लोग हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हैं वहाँ के, उन्होंने टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, जबकि जो वहाँ के शिक्षा अभियान राज्य की परियोजना निदेशक के सदस्य सचिव नियुक्त किया है और टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों से सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति और स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो, शिक्षा नीति बना रहे तो ऑब्वियसली बात है कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स, ये सारे इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि रियल प्रॉब्लम तो वही जानता है ना जो प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो हाल ही में कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले रोनाल्डो महज दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, उनसे पहले ईरान के अली दई ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2004 में किया था। यूरो कप के दौरान उन्होंने ग्रीस को खिलाफ वो गोल दागा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फिलहाल अली के नाम दर्ज है और जो 109 इंटरनेशनल गोल दाग चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में 101 इंटरनेशनल गोल हो चुके हैं। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म के अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो तेलुगु फिल्म के अभिनेता थे, कौन थे? जयप्रकाश रेड्डी। आपने इनको रेड्डी मूवी में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में आते थे। ठीक है, विलन का रोल करते थे मोस्टली। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और एक कॉमेडियन भी थे। ठीक है, तो बेसिकली 74 की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो हाल ही में रूस ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया गया है। मैंने आपको इसका पूरा सच बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे लेवल 2 के रिजल्ट आने से पहले ही अपनी वैक्सीन को रजिस्टर करवा लिया था। स्पुतनिक 5 अपनी वैक्सीन को नाम दिया था और बेसिकली इसे पिछले महीने इस टीके को मंजूरी दे दी थी, जबकि ये टीके का प्रशिक्षण पूरा भी नहीं हुआ था। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ICMR है, ये सारे भी तो हमारे इंडिया में भी तो कई दवाई का परीक्षण चल रहा है ना, बट उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके 3 स्टेज पूरे नहीं हुए थे। 3 स्टेज स्पुतनिक 5 के भी पूरे नहीं हुए थे, बट उन्होंने इसको मंजूरी दे दी थी। ठीक है, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जल्दी क्षेत्रीय आधार पर वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। स्पुतनिक V को रूस की गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने विकसित किया है। ठीक है, ये न्यूज़ थी रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों को कितने मीटर के दायरे और स्कूल के कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो 50 मीटर। ठीक है, सो ये क्यों करा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फसाई ने स्कूल परिसरों में 50 मीटर के दायरे में स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। खाद्य नियामक ने एक बयान में कहा है कि हितधारकों से चर्चा करने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक मतलब जो स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाना और स्वास्थ्यपूर्वक भोजन नियम 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसी के साथ FSSAI ने फसाई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों के खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन की सूची बनाने का निर्देश दिया है और इसके मुताबिक जिन खाद्य पदार्थों में संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, चीनी, नमक की मात्रा अधिक होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, छात्रावासों की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, सो हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर किस पे काम कर रहा है? 5G तकनीक पे। ठीक है, इसमें वैसे जो हमारी अगली पीढ़ी है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भारत के साथ मिलकर अब आपसी सहयोग करना शुरू कर दिया है इन देशों ने। और प्रधानमंत्री जब 3 साल पहले इजराइल की यात्रा के दौरान गए थे तो वहाँ पे लोगों से इस समझौते पर सहमति बनी थी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो 9 राज्यों में। तो बेसिकली ये है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे छोटे और बड़े उद्योग जैसे खेती बाड़ी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है और सरकार देशों में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों की गति देने पर फोकस कर रही है। बेसिकली इस कड़ी में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। बांस के क्लस्टर की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? तो बेसिकली देखिए जो अधिकतम राशि होगी ये होगी 50 करोड़ रुपए। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उदार दिशा निर्देशों के व्यापक समीक्षा की गई है जहां किसान उत्पादक संगठनों और स्वास्थ्य ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11th। तो किस के नेतृत्व में बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगाई गई है? तो देखिए जो ऑक्सफोर्ड जो कोरोना वायरस वैक्सीन बना रहा था, ठीक है, उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? एक गंभीर समस्या में फंस गया है। क्या समस्या है? देखिए ऑक्सफोर्ड दुनिया का अग्रणी कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार रहा है, मतलब दुनिया को सबसे ज़्यादा उम्मीद रही है तो वो ऑक्सफोर्ड से रही है और उन्होंने कहा था कि हम सितंबर तक वैक्सीन पक्का दे देंगे। ठीक है, जब उसने पहली बार कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन खोजने की खबर जारी की, इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों तथा फार्मास्यूटिकल कंपनी आस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इस संयुक्त विकास से को SARS मतलब उसकी जो दवाई थी उसको बोला था SARS-CoV-2 SARS-CoV-2। ठीक है, ये था।
संक्रमण के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन खोजने के लिए वैश्विक दौड़ में अग्रणी माना जा रहा था। रोग का कारण क्या है, क्यों रोक दिया गया इस वैक्सीन को, परीक्षण को? तो देखिए, यह टीका चरण 3 परीक्षण तक पहुंच गया था और यह उचित तरीके से कार्य कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न देशों में यह टीका परीक्षण चरण में था। जब यह परीक्षण चल रहा था तब ब्रिटेन ने स्वयंसेवकों में से एक ने अस्पष्टीकृत बीमारी विकसित कर ली है। इस घटना से चिकित्सा अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और टीके के विकास पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह अन्य वैक्सीन उम्मीदवारों को कैसे प्रभावित करेगा? तो देखिए, बेसिकली इंग्लैंड में जिस भी व्यक्ति की जो तबीयत ख़राब हुई है उसका भी टाइटल पता नहीं चला है कि क्यों तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी इसको रोक दिया गया है। इसी के साथ हम एक कब चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस वैक्सीन के मतलब ये जो वैक्सीन रोक दी गई है इसकी वजह से बाकी सारी वैक्सीन जो लोग बना रहे हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि वैक्सीन के विकास पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि अभी तक केवल ऑक्सफोर्ड द्वारा किए गए परीक्षण को रोक दिया गया है, लेकिन यह कदम अन्य डेवलपर्स के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। अब किसी भी परीक्षण को शुरू करने से पहले अन्य कंपनियों को क्रॉस चेक करना होगा। सो बेसिकली अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कंपनी मुंह उठाए और कोविड-19 वैक्सीन की दवाएं बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे ब्लेम लग सकता है कि ये लोग गलत वो वैक्सीन बना रहे थे, ठीक है, तो फिर कोई भी यूनिवर्सिटी पे लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8 सितंबर 2020 को भारत और किस देश ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की? इस दौरान देशों ने अपने व्यापार का विस्तार करने और स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और रक्षा में सहयोग की चर्चा भी की। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जो ऑप्शन है वो आंसर जो है इसका वो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर है अंगोला। क्या है इसका आंसर? अंगोला। ठीक है, सो ये ऑप्शन में ही नहीं था, ये ऑप्शंस गलत आ गए थे गलती से बाय मिस्टेकली, तो इसका आंसर है अंगोला। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक बार। तो देखिए, संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सब पे बात की और दूरसंचार पर चर्चा की। अंगोला अभी तक भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है। इसे 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की बात करें तो पहला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में लगभग 14 सदस्य देशों ने भाग लिया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2011 में इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था और तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारत अंगोला की बात करें तो भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंध 1975 में स्थापित किए गए थे, जब अंगोला ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत अंगोला को 223 मिलियन अमेरिकी डॉलर का माल और सेवाएं निर्यात करता है। 2005 में भारतीय स्टेट बैंक ने 2005 में लुआंडा में एक शाखा खोली थी। ठीक है, भारत के लिए अंगोला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, अंगोला मुख्य रूप से अपने तेल संसाधनों के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अंगोला उप सहारा रेगिस्तान में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। गेल, जो हमारी इंडियन कंपनी है, गेल अंगोला से LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, का आयात करता है। जैसे कि भारत मुख्य रूप से अंगोला के तेल संसाधनों पर लक्षित है। यह स्वाभाविक रूप से व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। दोनों देशों में बीच व्यापार में प्रमुख बाधाएं कार्य, परमिट, व्यापार वीज़ा और जटिल प्रक्रियाएं और भाषा अवरोध के मुख्य मुद्दे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सितंबर 2020 को भारत में, देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है। यहाँ पे आएगा भारत में किसके द्वारा, कौन से देश के साथ नहीं, भारत में किसके द्वारा मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी जाएगी। इस योजना के साथ PM ई-गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स है, एरर्स है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया तो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी द्वारा ये मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना के साथ PM ई-गोपाल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। बात करें इस योजना के बारे में तो ये योजना भारत में मत्स्य पालन को सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच लागू किया जाएगा।
इस योजना के तहत मत्स्य पालकों के लिए आवंटित धनराशि 20,050 करोड़ रुपए है और मछली पालन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटित की गई धनराशि है। योजना की मुख्य विशेषताएं बात करें तो इस योजना का लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य किसानों की सैलरी को 2 गुना करना है, ठीक है। और फिर यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र की फसल के बाद के नुकसान को घटाकर 25 से 20 और 20 से 10 कर देगी, ठीक है। इस योजना में और अगर रोजगार की बात करें तो ये 55 लाख जॉब्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य फिनफिश हैचरी की स्थापना, बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण, आइस प्लांट्स पिंजरों की स्थापना, मछली चारा पौधे की स्थापना आदि है। और मैंने बात करी ई गोपाला एप्लीकेशन के बारे में, तो ई गोपाला एप्लीकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए वो क्या है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार, मार्केट प्लेस और सूचना पोर्टल में सुधार करना है। इस एप्लीकेशन में निम्नलिखित शामिल होंगे। क्या? यह मत्स्य किसानों के लिए पशुधन के प्रबंधन के लिए भारत में एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें रोग मुक्त जर्मप्लाज्म की खरीद और बिक्री और गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। यह किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में अलर्ट भेजेगा। और इसके अलावा अन्य कार्यक्रम में बात करें तो पीएम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित IVF लैब का उद्घाटन करेंगे। ये प्रयोगशालाएं दूध उत्पादन और उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था 10 सितंबर 2020 को किसने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी? तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने की। और इसके साथ मैंने आपको गोपाल क्वेश्चन एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में रिसेंटली किस देश ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है, तो आपको इसका आंसर बेहिचक होकर श्रीलंका दे देना है। क्योंकि श्रीलंका ने हाल ही में लगभग 99 लोग मांस खाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अधिकांश हिंदू और बौद्ध लोग हैं जो गौ मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। सो महिंदा राजपक्षे ने नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरमुना, ये उनकी पार्टी है, द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, ठीक है। और बेसिकली इसका फैसला करने का रीज़न क्या है? देखिए जो SLPP पार्टी के तहत प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु सरकार पर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ दैनिक उपभोग के लिए गाय के वध पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बना रहे हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकली रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने ऐसा स्टेप लिया है, ठीक है। अगर आपको पता हो श्रीलंका का कुछ धार्मिक इतिहास, तो आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक के पुत्र अराथ महिंदा द्वारा बौद्ध धर्म श्रीलंका में पेश किया गया था। और अराथ महिंदा ने 246 ईसा पूर्व में श्रीलंका में एक मशीनरी का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन मैं ऐड करने वाला था बट मैं ऐड नहीं कर पाया इसको, ठीक है। और राजा शोक की पुत्री अराथ संघमित्रा बोध गया से बोधि वृक्ष के लिए पौधे को श्रीलंका ले आई। जयाश्री महाबोधि के रूप में जाना जाने वाला यह पौधा राजा देवना मापिया तिशा द्वारा अनुराधापुरा के महामेघवन उद्यान में लगाया गया था। उस समय इस देश के शाही परिवार को बौद्ध धर्म के प्रसार में शामिल किया गया। तो ये बेसिकली वहाँ का धार्मिक इतिहास था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 329 योजनाओं का उद्घाटन किया? तो देखिए असम के मुख्यमंत्री ने 329 योजनाओं का उद्घाटन किया। 8 सितंबर 2020 को असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली के दरियापुर में नदी द्वीप माजुली जिले के 5वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2016 में इसी दिन वर्तमान राज्य ने सत्ता संभालने के 3 महीने बाद माजुली जिला घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री ने विभिन्न भागों
के तहत 121 करोड़ रुपए की कुल 329 योजनाओं की उद्घाटन भी किया। सो ये न्यूज़ थी असम से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 329 योजनाओं का उद्घाटन किया? असम। आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16% की छूट दी है? और वो छूट किस में दी है? जितने भी बिल हैं उन सब में ये छूट दी गई है। तो आइए बात करते हैं किसके द्वारा दी गई है। ये गुजरात के द्वारा दी गई है। और इसको डिटेल में बात करें, देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने गैस बिल में 16% छूट की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। उन्होंने राज्य में सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% छूट देने की घोषणा की है। इससे सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड द्वारा की गई वृद्धि पर प्रति मानक क्यूबिक मीटर पर 50 रुपये की छूट मिलेगी। यह छूट पहले से ही घोषित प्रति SCM छूट पर दी जाने वाली Rs 2 रुपये की छूट के अतिरिक्त होगी। ठीक है, सो 2 रुपये की छूट तो पहले थी, लेकिन अब 50 की ओर छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि संवाद योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बेसिकली देखिए, स्वनिधि संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर को संबोधित करते हुए ये योजना जारी की। तो किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। डिटेल में बात करें इसके लिए, तो स्वनिधि संवाद क्या है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ये स्वनिधि संवाद गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका मतलब अपने पालन पोषण गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने का प्रयास है। 1 जून 2020 को स्वनिधि संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। वे महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। पूरे राज्य में PM के संबोधन के प्रसार की विशेष व्यवस्था की गई है। लगभग 378 नगर निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों LCD स्क्रीन लगाई गई है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रशासन वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। अगर बात करें कि इसका लाभ किसको मिलेगा इस योजना का, तो देखिए सिंपली है, स्ट्रीट वेंडर्स, MSME, संगठित क्षेत्र और अकुशल श्रमिक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान लगभग 4 से 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडरों ने पोर्टल का माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें 4 लाख से अधिक विक्रेताओं को पहचान और विक्रेता प्रमाणीकरण दिया गया। माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से लगभग 2.5 लाख पात्र लाभार्थी आवेदन बैंकों को प्रस्तुत किए गए, जिनमें बैंक ने लगभग 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडरों को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, प्रदान की गई राशि लगभग 140 करोड़ रुपए है। इन सभी के साथ मध्य प्रदेश स्वीकृत कुल आवेदनों के लिए पहले नंबर पर है। इसमें केवल मध्य प्रदेश का हिस्सा 47% है। तो आपको समझ में आ गया होगा। स्वनिधि संवाद योजना के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको, किस किस को लाभ मिलेगा वो भी मैंने बताया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच कितने डॉलर के लेन देन पर साझेदारी हुई है? $500 मिलियन, $600 मिलियन, $700 मिलियन या $800 मिलियन? तो देखिए, ADB और भारत के बीच $500 मिलियन पर साझेदारी हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण का उपयोग आधुनिक उच्च गति 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर गलियारे के निर्माण के लिए किया जाएगा। तो भारत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करेगा। गलियारे के द्वारा वर्तमान में 3 से 4 घंटे की यात्रा को समय में लगभग 1 घंटे तक कम करने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 70-30 के दाखिले को समाप्त किया है? तो ये 70-30 क्या है? ये रिजर्वेशन और जनरल कैटेगरी का वो है एडमिशन का क्राइटेरिया। तो ये किसने करा है हाल ही में समाप्त? महाराष्ट्र ने। आइए डिटेल में बात करते हैं महाराष्ट्र से। देखिए, महाराष्ट्र ने 70-30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 70-30 क्षेत्रवार मानक को समाप्त कर दिया है। मानक के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में 70% स्थानीय उस क्षेत्र से और शेष राज्य के बाकी हिस्सों के लिए आरक्षित थे। सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में गलत बता दिया कि जनरल और रिजर्वेशन के लिए है। ये था कि 70% तो जो लोकल लोग होंगे, ठीक है,
उनके लिए, जिनके पास मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का डोमिसाइल होगा उनके लिए, और सेकंड 30% वो जो बाहर से आते हैं। ठीक है, सो ये है ये 70-30। अब राष्ट्रीय पात्रता पर प्रवेश परीक्षा नीट के परिणामों के आधार पर बच्चों को दाखिले होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला पुनः प्रयोज्य यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और लैंड कराया गया? तो ये चीन का था पुनः प्राच्य। देखिए डिटेल में बात करते हैं। चीन का पहला पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान, चीन ने एक प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड किया। अंतरिक्ष यान को मंगोलिया के जियोक्वान प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट पर लॉन्च किया गया था और हिंदुओं ने इस घटना को चीन में पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता कहा, जो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए एक अधिक सुविधाजनक और सस्ता तरीका प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने $82 मिलियन के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने किया है, ये देखिए हम बात करते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश ने, मैंने वहाँ ऑप्शन में इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं रखा। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक ने $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऋण हिमाचल प्रदेश के राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लिया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के परिवहन और सड़क सुरक्षा संस्थानों को मजबूत करेगा। यह राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलता और इंजीनियरिंग मानकों को सुधार करेगा। YSR संपूर्ण पोषण योजना, YSR संपूर्ण पोषण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस आज हुए क्या हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, इसलिए मैं इसको ऑप्शन में टिक नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। यह योजना कमज़ोर वर्ग के कुपोषण को कम करेगी। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 30.16 लाख बच्चों और माताओं को लाभान्वित किया जाएगा। उसके तहत मुख्य रूप से गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं में कुपोषण और एनीमिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में भौगोलिक दूरी के कारण पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पे लगभग 52.9 गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा राज्य में 31.9 बच्चे जन्म के समय कम वजन वाले हैं, अंडरवेट हैं। तो ये क्यों है ये पोषण की कमी? तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। भौगोलिक दूरी के कारण पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की कमी है। ठीक है, ज्योग्राफिकली इतने ज़्यादा वो नहीं है, ये मतलब पास में नहीं है रूरल अर्बन एरियाज़ के। ठीक है, गरीबी है वहाँ पे, पर्यावरण की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पर्यावरण खराब, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल का अभाव, वहाँ पे सुरक्षित पानी भी नहीं पहुँच पाता। भारत में कुपोषण की बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग कुपोषित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत में 117 में से 102 स्थान पर रहा है। तो देख सकते हो कितनी बुरी हालत है हमारे इंडिया की। 117 में से 102 स्थान पर, आउट ऑफ 102 पर रहा है। ठीक है, बहुत बुरी हालत है। केंद्र सरकार की योजनाएं, देश के कुपोषण को निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य भोजन योजना, इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, राष्ट्रीय पोषण योजना। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश का ये हाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में 22 बांस समूह का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस समूह का उद्घाटन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 22 बांस समूह है क्या। तो देखिए पहले तो ये 9 राज्य सुन लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और कर्नाटक हैं ये 9 राज्य। अब
22 समूहों में से 6 महाराष्ट्र में, 3 त्रिपुरा में, 2 मध्य प्रदेश में और नागालैंड में, 3 उड़ीसा में और एक कर्नाटक और असम, गुजरात और उत्तराखंड में स्थित है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2017 में केंद्र सरकार ने बांस के पेड़ों की श्रेणी से हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया था। इससे बांस के उत्पादों का व्यापार करना संभव हो गया। 2018 से 19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को अपनाया गया था। ठीक है, और पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन क्या है? तो यह उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। बांस बहुउपयोगी घास है और उत्तर पूर्व में 300 से अधिक जातीय समूह, कितने से? 300 से अधिक जातीय समूह पारंपरिक रूप से आवास, भोजन और अन्य ज़रूरतों के लिए बांस का उपयोग करते हैं। घास होने के बावजूद इसे पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इससे उत्तर पूर्वी राज्यों को इस्तेमाल से रोक दिया था। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी। और बाकी अगर इसमें प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए 50 से 55 साल, 50 से 55 ईयर्स, 50 to 55 ईयर्स में एक बांस का फूल खिलता है, एक बार बांस का फूल खिलता है। इस दौरान चूहे की आबादी तेज़ी से बढ़ जाती है। चूहे फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और अकाल का कारण बनते हैं। 1966 में हुए एक ऐसे अकाल के कारण मिजो नेशनल फ्रंट का निर्माण हुआ था। उस अकाल में मतूम अकाल के रूप में जाना जाता है। तो आज आप गूगल करिएगा मतूम अकाल क्या होता है। ठीक है, मतूम, ठीक है, मतूम अकाल। और आगे के रास्ते की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर सरकार ने नुमालीगढ़ में जैव रिफाइनरी के बांस की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और इन्हें पहलों को बड़े स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। वे राजस्व के स्थायी स्रोत बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल इनोवेशन की स्थापना कौन करेगा? तो विप्रो करेगा डिजिटल इनोवेशन की स्थापना। वैसे तो हमारे ये सारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं, बट अब वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं आपको ये सारे की स्लाइड दिखाऊंगा, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। वीडियो लेंथी हो जाती है बहुत ज़्यादा और इसी की वजह से व्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है, स्टूडेंट्स नहीं देखते। तो इसलिए मैं आपको इसकी स्लाइड दूंगा। स्लाइड को आप पढ़ोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज़ है जिनको मैं डिस्कस नहीं करा। तो भोजन के वितरण में शामिल होगी महिलाएं। तो मतलब ये कौन सा भोजन है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार के वितरण में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के शामिल करने का निर्णय लिया है। टेक होम राशन को खरीद और वितरण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे हर गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला का रोजगार सुनिश्चित होगा। मुंबई हवाई अड्डे पर क्यूआर कोड सक्षम चेक इन करने का हो रहा है। मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए क्यूआर कोड सक्षम संपर्क रहित, मतलब इसमें लोगों से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, तंत्र लगा दिया गया है, ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी गई है। इसकी क्यूआर स्कैन कोड करो। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि डिजिटल इनोवेशन की स्थापना कौन करेगा? तो विप्रो करेगा। ठीक है, विप्रो जर्मनी में डैशलडॉर्फ में एक डिजिटल इनोवेशन हब है। ठीक है, फिर ये हमारे ऑप्शन में थे कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगा इन्फोसिस। तो कैलिडोस्कोप इनोवेशन जो है उसको इन्फोसिस अब कैप्चर कर रहा है। तो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। डीबीएस लगातार तीसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक रहा है। और बात करें 2018 में ग्लोबल फाइनेंस ने भी बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के लिए डीबीएस को चुना गया था। ठीक है, द बैंकर द्वारा इसे ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नाम दिया गया है। लिंक्डइन हमारे ऑप्शन में था। तो एनएसडीसी ने लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है और ये साझेदारी किसके हैं? ये दोनों आज की अर्थव्यवस्था में आवश्यक डिजिटल कौशल को सीखने, मुफ्त संसाधनों तक पहुँच प्रदान करेंगे। CSIR और CMERI दुर्गापुर के बीच समझौता हुआ है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। तो ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के लिए लगाया है मंदी का अनुमान। तो उन्होंने मंदी का अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है ये पढ़ लीजिएगा, कितने % डिक्रीजमेंट लगाया। जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स है उसमें पहली बार महिलाएं डॉक्टरों को लद्दाख में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा गया है। तो बेसिकली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय सितंबर 2020 में तीसरे पोषण माह के दौरान वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। पोषण अभियान
से सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और सफलता की कहानियों पर पहला वेबिनार 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। 8 सितंबर 2020 को पहले 1000 दिनों के दौरान बच्चों और माताओं के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के विषय पर दूसरा वेबिनार आयोजित किया गया था। हाल ही में 5 सार्वजनिक उपक्रम ISA CSCN में शामिल होंगे। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम कॉरपोरेट पार्टनर्स के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन में शामिल होंगे। तो ये कौन कौन से हैं 5, ये देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने मैक्सिमम 35 to 40 न्यूज़ करंट अफेयर्स की डिस्कस करी है। इससे बाहर आपको लगता है अगर किसी एग्जाम में कुछ आएगा तो मुझे भी बता दीजिएगा अगर कोई करंट अफेयर न्यूज़ मिस हो गई होगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।